ज्योग्राफी के 6 चैप्टर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर हमने लास्ट वीडियो में जो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ थी, स्पेशली टेक्सटाइल इंडस्ट्री और जूट इंडस्ट्री, उनके बारे में जाना। आज की इस वीडियो में हम लोग जो शुगर इंडस्ट्री है उसके बारे में जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपनी इस वीडियो को। इंडिया स्टैंड सेकंड एज ए वर्ल्ड प्रोड्यूसर ऑफ शुगर बट ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। देखिए, इसने बताया है कि इंडिया दुनिया के अंदर शुगर के उत्पादन के मामले में तो सेकंड पोजीशन पर है, किंतु फर्स्ट पोजीशन रखता है किसके उत्पादन के मामले में? गुड़ एंड खांडसारी, यानी कि चीनी उत्पादन के मामले में तो भारत की जो स्थिति है वो दूसरे नंबर पर है, किंतु गुड़ और खांडसारी के उत्पादन के मामले में फर्स्ट पोजीशन पर लाई करता है। द रॉ मटेरियल यूज इन दिस इंडस्ट्री इज़ बल्कि। अब जो कच्चा माल है इस इंडस्ट्री के अंदर, शुगर इंडस्ट्री के अंदर, वो भारी होता है। एंड इन होलेज इट्स सुक्रोज कंटेंट्स रिड्यूसेस, किंतु इसकी ढुलाई के दौरान इसके अंदर इसका जो रॉ मटेरियल उसके अंदर सुक्रोज की जो मात्रा है, मिठाई की जो मात्रा है, वो क्या होने लगती है? रिड्यूस होने लगती है, कम होने लगती है, सूखने लगता है गन्ना। वेयर शुड बी द मिल्स बी आइडियली लोकेटेड। इस वजह से इसने क्वेश्चन पूछा है कि जो मिल हैं वो आदर्श रूप से कहाँ स्थित होनी चाहिए, यानी कि जहाँ चीनी प्रोडक्शन का काम होता है वो मिल किस स्थान पर पर्टिकुलरली क्या है, आइडियली लोकेटेड हो सकती हैं। इन 2010-11 देयर वर ओवर 662 शुगर मिल्स इन द कंट्री। अगर 2010-11 के अंदर देखा जाए तो इंडिया के अंदर कितनी 662 शुगर मिल्स थी, स्प्रेड ओवर, और वो फैली हुई थी कहाँ? उत्तर प्रदेश के अंदर, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश एंड गुजरात, अलोंग विद पंजाब। इसके साथ साथ कुछ अन्य रीजन भी हैं, पंजाब है, हरियाणा है, मध्य प्रदेश। इन रीजन्स के अंदर क्या है, ये जो शुगर मिल्स हैं वो फैली हुई हैं। अब 60% मिल्स आर इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार। अब इन मिल्स के अंदर यानी कि 662 जो शुगर मिल्स थी, इसका जो 60% है वो मिल अकेले यूपी और बिहार के अंदर हैं। दिस इंडस्ट्री इज सीजनल इन नेचर, सो क्योंकि ये उद्योग क्या है, सीजनल है। इट इज़ आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर। इसी वजह से क्या कह रहे हैं, ये कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए सबसे आइडियल माना गया है। अब इसने क्वेश्चन पूछा है, कैन यू एक्सप्लेन वाई दिस इज सो। इसका क्या कारण हो सकता है कि कोऑपरेटिव सेक्टर में इतना सक्सेसफुल है? तो इसका एक मेन रीज़न तो यही हो सकता है कि जो रॉ मटेरियल है वो आसपास से अवेलेबल होने की वजह से जो मिल हैं वो जॉइंटली कुछ लोग आसपास के रीजन के अंदर ही डेवलप कर लेते हैं। अब आइए देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या होता है। इन रिसेंट ईयर्स, अगर हाल ही के साल में देखा जाए, देयर इज़ ए टेंडेंसी, एक ऐसी प्रवृत्ति देखने को मिली है, फॉर द मिल्स टू शिफ्ट एंड कंसनट्रेट इन द साउदर्न एंड वेस्टर्न स्टेट्स। अब जो मिल हैं वो शिफ्ट होने लगी हैं कहाँ की तरफ, और कंसनट्रेट होने लगी हैं कहाँ? जो दक्षिणी और जो वेस्टर्न जो स्टेट्स हैं, यानी कि जो पश्चिमी जो राज्य हैं उनके अंदर, स्पेशली कौन से? महाराष्ट्र के अंदर। यानी कि हाल ही के सालों की में ये प्रवृत्ति देखने को मिली है कि ये जो मिल है वो शिफ्ट हो गई कहाँ? महाराष्ट्र वाले रीजन की तरफ, या महाराष्ट्र के अंदर। दिस इज़ बिकॉज, और इसका कारण क्या है, द केन प्रोड्यूस हियर हैज़ ए हाई सुक्रोज कंटेंट। यहाँ जो गन्ना उत्पादित किया जाता है उसके अंदर सुक्रोज की या मिठाई की या शुगर की जो मात्रा है वो ज़्यादा होती है। द कूलर क्लाइमेट, इसके अलावा और भी कुछ रीज़न हो सकते हैं कि ये महाराष्ट्र के अंदर इतनी आइडियली लोकेटेड हैं। क्या है वो रीज़न? द कूलर क्लाइमेट, ठंडा जो क्लाइमेट है, ऑल्सो इंश्योर्स है लॉन्गर क्रशिंग सीजन। इसके साथ साथ जो पिराई का जो सीज़न है, यानी कि रस निकालने का जो सीज़न है वो भी लंबा होता है इसके अंदर। मोरोवर, सबसे बड़ी बात तो क्या है, द कोऑपरेटिव्स आर मोर सक्सेसफुल इन दीज स्टेट्स। महाराष्ट्र के अंदर जो कोऑपरेटिव सेक्टर है वो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, ये भी एक रीज़न हो सकता है। तो क्वेश्चन अगर पूछा जाए कि कौन से रीज़न हैं जिस वजह से जो शुगर मिल हैं वो कंसनट्रेटेड हो गई हैं या शिफ्ट हो गई हैं महाराष्ट्र की तरफ, तो उसके ये कुछ रीज़न गिनाए जा सकते हैं। अब देखिए मेजर चैलेंज, अब कौन कौन सी चुनौतियाँ इस उद्योग को जो फेस करनी पड़ रही हैं। मेजर चैलेंजेस इंक्लूड द सीजनल नेचर ऑफ इंडस्ट्री। देखिए क्या है, एक सीज़न के अकॉर्डिंग इसमें गन्ना उत्पादित होता है, इस वजह से ये क्या है, एक सीजनल इंडस्ट्री है। एक तो सबसे बड़ी चैलेंज इसको ये फेस करनी पड़ रही है। दूसरा, ओल्ड एंड इनएफिशिएंट मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, पुराने और जो इनएफिशिएंट यानी कि जो पूरी क्षमता के साथ कार्य नहीं किया जा रहा, मेथड्स जो है तरीके वो नहीं अपनाए जा रहे प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट डिले, यानी कि जो परिवहन है उसके अंदर देरी, इन रीचिंग केन, गन्ने को पहुंचाने के लिए टू फैक्ट्रीज़, कहाँ? फैक्ट्रीज़ तक। ये भी क्या है, एक बहुत बड़ा रीज़न हो सकता है इस इंडस्ट्री के लिए, या इसके लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हो सकता है।
कि ट्रांसपोर्टेशन के अंदर डिले हो जाता। अब देखिए एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बाद हम लोग मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के बारे में जानते हैं कि कौन कौन सी इंडस्ट्री हैं जिसमें रॉ मटेरियल मिनरल होता है। इंडस्ट्रीज दैट यूज़ मिनरल्स एंड मेटल्स एज रॉ मटेरियल आर कॉल्ड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। अगर डेफिनेशन पूछी जाए कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री कौन सी है, तो डेफिनेशन क्या होगी, रॉ मटेरियल के रूप में जो इंडस्ट्री मिनरल्स को या मेटल्स को यूज़ करती है वो कौन सी हैं, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ हैं। कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन दिस कैटेगरी, क्या आप बता सकते हैं कि मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर कौन कौन सी इंडस्ट्री आती हैं। चलिए जानेंगे इनके अंदर। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़ के अंदर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। लोहा एवं स्टील जो उद्योग है उसके बारे में जानते हैं। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री इज़ द बेसिक इंडस्ट्री। देखिए इसको क्या कहा गया, ये बेसिक आधारभूत उद्योग है। ये इसको की इंडस्ट्रीज़ भी कहा गया है। इसके साथ इसको मदर ऑफ ऑल इंडस्ट्रीज़ भी नाम दिया गया है, क्योंकि आर्थिक विकास के सारे जो ताले हैं वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ के जरिए खोले जाते हैं। इसके अलावा सिंस ऑल द अदर इंडस्ट्री, देखिए इसको बेसिक इंडस्ट्री कहने का कारण क्या है, क्योंकि जो ऑल अदर इंडस्ट्रीज़ हैं हैवी, मीडियम और लाइट, वो सारी की सारी क्या है, डिपेंड ऑन इट, इसके ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर, आयरन स्टील इंडस्ट्री के ऊपर। फॉर देयर मशीनरी, क्योंकि जो मशीनरी है इन सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर, बेशक वो हैवी इंडस्ट्री हो, मीडियम और लाइट हो, उन सब के अंदर जो मशीनरी हो किसकी बनती है, आयरन एंड स्टील की। तो स्टील इज़ नीडेड टू मैन्युफैक्चर ए वेराइटी ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स। जो स्टील है उसका इस्तेमाल होता है बहुत सारे इंजीनियरिंग गुड्स बनाने के लिए। कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इससे बहुत सारे मटेरियल बनते हैं। डिफेंस के लिए, मेडिकल के लिए, टेलीफोनिक, साइंटिफिक इक्विपमेंट्स बनाने में। एंड ए वेराइटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, इसके अलावा बहुत सारे जो उपभोक्ता की जो वस्तुएं हैं वो बनाने में ही किसका इस्तेमाल होता है, आयरन स्टील इंडस्ट्री का। इस वजह से इसको बेसिक इंडस्ट्री या की इंडस्ट्री भी कहा गया है। प्रोडक्शन एंड कंजप्शन ऑफ स्टील इज़ ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ ए कंट्रीज डेवलपमेंट, कि कितना प्रोडक्शन हो रहा है और कितना उसको कंज्यूम किया जा रहा है, किसको, स्टील को। तो ये है क्या है, एक पैमाना हो सकता है, एक इंडेक्स हो सकता है किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट का। यानी कि जो कंट्री इनको अगर ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहा है, तो इसका मतलब वो कंट्री क्या है, डेवलपमेंट की ओर आगे बढ़ रही है। आयरन स्टील इज़ ए हैवी इंडस्ट्री। आयरन स्टील को किस कैटेगरी में रखा गया है, हैवी इंडस्ट्री के रूप में या हैवी इंडस्ट्री की कैटेगरी के अंदर। बिकॉज ऑल द रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स आर हैवी एंड बल्कि। इसका रीज़न क्या हो सकता है कि इसको हैवी इंडस्ट्री के अंदर रखा गया है, क्योंकि जो कच्चा माल है वो भी और साथ साथ जो फिनिश गुड है वो भी क्या होगा, हैवी और बल्कि। इंटेलिंग हैवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, इसके साथ साथ उसमें उसको ढुलाई का जो खर्चा होगा वो भी ज़्यादा लगेगा। आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ अप्रोक्सीमेटली 4:2:1। सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज आर ऑल्सो, इसके अलावा कुछ जो मात्रा है मैग्नीज की उसकी भी ज़रूरत पड़ती है टू हार्डन द स्टील, स्टील को बनाने में। तो इस तरीके से हमने यहाँ एक रेशियो दिखाया है कि किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है स्टील बनाने के लिए। तो जो रेशियो है वो किस तरीके से दर्शाया गया है, 4:1 के रूप में। यानी कि आयरन और कंटेंट कितना होना चाहिए, 4, कोकिंग कोल कितना, 2, जबकि लाइमस्टोन की ज़रूरत कितनी पड़ती है, 1। इसके साथ साथ मैग्नीज की भी ज़रूरत पड़ती है इसको फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए या इसको हार्डनेस देने के लिए। वेयर शुड द स्टील प्लांट्स बी आइडियली लोकेटेड। अब ये पूछ रहा है कि जो स्टील प्लांट है वो आदर्श रूप से कहाँ स्थित हो सकते हैं। जिस तरीके से हमने शुगर इंडस्ट्रीज़ के बारे में जाना कि स्पेशली जहाँ शुगर केन अवेलेबल है या जो रॉ मटेरियल जो है अवेलेबल है उस रीजन के अंदर ही इसको बेस्ट सूटेड माना गया है। तो इस वजह से आयरन इंडस्ट्री के लिए सबसे आइडियल लोकेशन कौन सी मानी गई। रिमेंबर दैट द फिनिश्ड प्रोडक्ट्स ऑल्सो नीड्स एन एफिशिएंट ट्रांसपोर्ट नेटवर्क फॉर देयर कंट्रीब्यूशन टू द मार्केट्स एंड कंज्यूमर्स। याद रखिए जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स है उसको भी ज़रूरत पड़ती है ट्रांसपोर्ट की भी और नेटवर्क की। इसके साथ साथ मतलब कंज्यूमर्स तक उस माल को पहुंचाने के लिए एफिशिएंट जो ट्रांसपोर्टेशन है उसकी ज़रूरत पड़ती है इस इंडस्ट्रीज़ के लिए। चलिए आगे देखते हैं। इन 2014 के अंदर विद 86.5 मिलियन टन्स ऑफ क्रूड स्टील प्रोडक्शन, इंडिया ने कितना किया था उत्पादन, 86.5 मिलियन टन किसका, क्रूड स्टील का। इंडिया रैंक्ड 4th अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर। दुनिया के जो स्टील उत्पादक देश हैं उसमें इंडिया की 4th रैंक थी तो 2014 के अंदर।
इट इज़ द लार्जेस्ट, देखिए डेटाज आप लोगों को याद करने हैं एग्जाम के अंदर अगर आए तो, मिनरल वेस्ट इंडस्ट्री के अंदर अगर जिक्र आए आयरन स्टील इंडस्ट्री का, तो ये चीज़ें हमें बतानी है। आगे देखिए, इंडिया रैंक 4th अमंग वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स। इट इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पंज आयरन, यानी कि स्पंज आयरन उत्पादन के मामले में ये क्या है, एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। इन 2014 पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ स्टील इन द कंट्री वाज ओनली अराउंड, अगर देखा जाए प्रति व्यक्ति जो कंजप्शन हो रहा है, खपत हो रही है स्टील की, वो कितनी है, 60 kg पर एनम एक साल के अंदर, अगेंस्ट द वर्ल्ड एवरेज ऑफ 217 kg, जबकि वर्ल्ड का जो एवरेज है कंजप्शन के मामले में वो कितना है, एनम पर एनम के अकॉर्डिंग 217 kg। तो उस रेशियो से अगर देखा जाए तो इंडिया की जो रैंक बहुत कम है। अब एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मिनी स्टील प्लांट कौन सी हैं और इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कौन सी हैं। देखिए, मिनी स्टील प्लांट के अंदर क्या है, मिनी स्टील प्लांट्स आर स्मॉलर, हैव इलेक्ट्रिक फर्नेस, यूज स्टील स्क्रैप एंड स्पंज आयरन, जबकि इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट के अंदर एन इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट इज लार्ज, हैंडल्स एवरीथिंग इन वन कॉम्प्लेक्स, एक ही कॉम्प्लेक्स के अंदर सारी प्रक्रियाएँ होती हैं, जैसे कि पुटिंग टुगेदर रॉ मटेरियल टू स्टील मेकिंग, रोलिंग एंड शेपिंग, ये सारी प्रोसेस एक ही पर्टिकुलर रीजन के अंदर होती है, इस वजह से इनको इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट कहा गया है। जबकि मिनी स्टील प्लांट के अंदर स्पेशली एक ही जो प्रोसेस हो पूरी होती है, सपोज कीजिए वहाँ रोलिंग हो या शेपिंग हो। अब आगे देखिए, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग मार्केट हैं स्टील, देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि सेल के जरिए क्या है अपना जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट है वो चला रही है, यानी कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसके अंडर काम करती हैं अधिकांश जो पब्लिक सेक्टर जो मार्केट है वो। इन द 1950s 1950 के अंदर चाइना एंड इंडिया प्रोड्यूस्ड ऑलमोस्ट द सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील, चाइना और इंडिया ने 1950 के दशक में अप्रॉक्सीमेटली सेम क्वांटिटी के अंदर स्टील का प्रोडक्शन किया। टुडे अगर आज का समय देखा जाए, आज के समय में चाइना इज़ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील, स्टील के उत्पादन के मामले में चाइना क्या है, एक लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। चाइना इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील, चाइना क्या है कंज्यूमर के मामले में या कंज्यूमिंग के मामले में भी, स्टील के कंज्यूमिंग के मामले में भी वर्ल्ड के अंदर एक लार्जेस्ट कंज्यूमर है। छोटा नागपुर प्लेट्यू रीजन्स हैज़ द मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन स्टील इंडस्ट्री, जो छोटा नागपुर प्लेट्यू वाला रीजन है इंडिया के अंदर, उसमें क्या है मैक्सिमम कंसंट्रेशन है किसका, आयरन स्टील इंडस्ट्रीज़ का। इट इज़ लार्जली, इसका सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है, बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेजेस, क्योंकि उसको जो ज़रूरी जो एडवांटेज चाहिए वो इस रीजन से मिल जाती है। दिस रीजन हैज़ फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री, यही एक कारण है कि इस रीजन के अंदर या छोटा नागपुर प्लेटू वाले रीजन के अंदर ये इंडस्ट्री इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल है। दीज इंक्लूड, अब इसके अंदर कौन कौन सी वो आइडियल रीजन है या आइडियल फैक्टर हैं जो इसको इस रीजन के अंदर इतना कंसनट्रेटेड किए हुए हैं। दीज इंक्लूड लो कॉस्ट ऑफ आयरन और, इसके अंदर क्या क्या है, कम कीमत पर आयरन और, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल इन प्रॉक्सिमिटी, पास में क्या मिल जाता है अच्छी क्वालिटी का रॉ मटेरियल, चीप लेबर, सस्ता जो श्रमिक है, एंड वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, और दूसरा क्या है जो संभावना है होम मार्केट के अंदर, ये भी। दो इंडिया इज़ एन इम्पोर्टेंट आयरन स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, यद्यपि भारत क्या है एक इम्पोर्टेंट आयरन स्टील प्रोड्यूसर कंट्री है वर्ल्ड के अंदर, वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू फुल पोटेंशियल, टू आवर फुल पोटेंशियल, लेकिन फिर भी आज हम लोग अपनी पूर्ण क्षमता के अकॉर्डिंग क्या है उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। लार्जली ड्यू टू, इसके कारण क्या हैं कि आयरन स्टील प्रोडक्शन के मामले में इंडिया अपने फुल पोटेंशियल से काम क्यों नहीं कर पा रहा है। इसके कुछ रीज़न ये हो सकते हैं। सबसे पहला रीज़न है हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, एक तो हाई कॉस्ट होने की वजह से, दूसरा लिमिट के अंदर होने की वजह से जो कोकिंग कोल हैं, जिस वजह से ये इंडस्ट्री इतनी डेवलप नहीं हो पाई है। दूसरा रीज़न क्या होता है, लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, जो श्रमिक हैं वो उच्च उत्पादकता नहीं कर पाते हैं। इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी है विद्युत की जो सप्लाई है वो भी क्या है इरेगुलर है। और लास्ट में फोर्थ जो रीज़न है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी इतना मजबूत नहीं है, इस वजह से ये इंडस्ट्री क्या है। तो ये रीज़न हो सकते हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन से फैक्टर हैं जिस वजह से इंडस्ट्री इतनी सक्सेसफुल नहीं हो पाई है। तो आप लोग ये चारों रीज़न बता दीजिए। उसके बाद है वी ऑल्सो इम्पोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज़, हम क्या कर रहे हैं इम्पोर्ट कर रहे हैं अच्छी क्वालिटी का जो स्टील है दूसरे देशों से। हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज़ सफिशिएंट टू मीट अवर डोमेस्टिक डिमांड, यद्यपि अगर देखा जाए
तो जो ओवरऑल प्रोडक्शन है स्टील का वो सफिशिएंट है, जिससे हमारी जो डोमेस्टिक जो डिमांड है उनको पूरा किया जाए, घरेलू जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने के मामले में अगर देखा जाए तो हम इतना उत्पादित कर लेते हैं। अब आगे देखिए, लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है, रिमूव कर देना रिस्ट्रिक्शंस को, जो बैरियर हैं किसके ऊपर, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के ऊपर, ट्रेड के ऊपर, यानी कि व्यापार के ऊपर जितने भी प्रतिबंध हैं, रुकावटें, उन सबको हटा देना क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन। एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, और जो प्रत्यक्ष विदेशी निवेश है, हैव गिवन ए बूस्ट टू द इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्री को क्या दिया है, बूस्ट दिया है, गति दी है, विद द एफर्ट्स टू ऑफ प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, यानी कि प्राइवेट जो बिजनेसमैन हैं उनके प्रयासों की वजह से इंडस्ट्री क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। देयर इज़ ए नीड टू एलोकेट रिसोर्सेज फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू प्रोड्यूस। अब ज़रूरत है इस कि क्या किया जाए, रिसर्च किए जाएँ